हेलो डियर। ये ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की पहली वीडियो है। यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, आपको आराम से चीज़ें समझाते हुए। और इस तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको दोबारा लाइफ के अंदर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक के अंदर। और इससे पहले भी जो टॉपिक किए हैं वो भी इसी सोच के साथ किए हैं कि अल्ट्रा क्लैरिटी आपको मिले, अल्ट्रा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपको मिले, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर भी वही जोश और जुनून अपना कायम रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका कायम रहे, अपना कायम रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री की आखिर ज़रूरत क्या है। थोड़ा सा हम इसे फील करें। जब आप इसे फील करोगे, ये मत सोचना कि ये इंट्रोडक्शन ऐसे ही फिल्मी इंट्रोडक्शन है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब जो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बाद आप लिंक कर पाओगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कहाँ से आए, क्यों आए, वो आपके लिए एक मिस्ट्री नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको पता लगेगा अच्छा ये तो एक फैक्ट है जी, ऐसे, ठीक। देखो ज़रा, क्या मान लो यहाँ पर एक नदी बह रही है, इतनी चौड़ी नदी है, ठीक है। और आपको इस नदी की चौड़ाई पता करनी है। एक नदी बह रही है, वो इतनी चौड़ी नदी है यहाँ पर, ऐसे। मैं 3D मॉडल नहीं दिखा रहा हूँ, वो भी कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि आप यहाँ से नाव लेकर जाओ, हैं, और अपने यहाँ पर एक दोस्त खड़ा है, उसको एक फीता दे दो हाथ में, नाव में बैठ जाओ, खुद एक फीता ले लो और आप इस नाव को यहाँ पर लेकर चले जाओ। फिर आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, हैं, आप फीता हाथ में पकड़े हुए हो और आपको पता लग जाएगा कि भैया नदी जो है वो कितनी चौड़ी है। मान लो कल को ये नदी थोड़ी सी सूख जाए और थोड़ी सी कम हो जाए, फिर आप क्या करोगे? आप फिर से अपने दोस्त को तंग करोगे, फिर से नाव उठा कर लाओगे, फिर से फीता लेकर जाओगे, फिर से नदी की चौड़ाई नापोगे। ये मैं बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बड़े बड़े यूज़ हैं, जो सूरज की दूरी नाप रहे हैं या इन बड़ी बड़ी चीज़ों में, मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बट ट्रिग्नोमेट्री भी वहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को मेजरमेंट के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है, ठीक है। ये हम एक प्रैक्टिकल छोटा सा एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। तो मामला क्या है, वो फीता टूटेगा या फिर आप लोहे का बनवाओगे या क्या करोगे, कुल मिलाकर इससे कंफर्टेबली भी एक तरीका है। इससे कंफर्टेबल क्या तरीका है, देखिए जी। आप नाव के अंदर बैठो, हैं, अपने दोस्त को यहाँ पर खड़ा करो, या फिर आप एक काम करो, दोस्त को लाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक खंबा गाड़ दो। अब खंबा तो आपका खुद का है, तो आपको पता है कितना लंबा है, कितना लंबा आपने गाड़ रखा है। 6 फीट पर आपने एक खंबा गाड़ दिया ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर आपने गाड़ दिया। फिर आपने क्या किया, फिर आप यहाँ से नाव लेकर चले गए वहाँ पर। यहाँ पर ये नदी बह रही है, ब्लू है पानी पानी, ठीक है। तो आप यहाँ से चले गए। उसके बाद आपने यहाँ पर खड़े होकर एक इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से वो आपको बता देगा कि भैया ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बिल्कुल नदी के किनारे पर खड़ा होना है। भाई साहब किनारे पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, खंबे को नदी के किनारे पर गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दूर गाड़ दो, थोड़े से दूर खड़े हो जाओ, वो डिस्टेंस तो आप मेजर कर ही सकते हो, ठीक है। जान को जोखिम में नहीं डालना है, टेंशन में, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ से आपको बता देगा कि ये जो एंगल है ये थीटा है। तो यहाँ पर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, दैट इज ABC, जिसमें BC जो है वो नदी की चौड़ाई है और ये जो है ये हाइट है, खंबे की लंबाई है। और ये एंगल भी आपको पता है। मान लो सपोज ये 30 डिग्री है, सपोज, वैसे तो नहीं होगा, इतनी छोटी छोटी नदी नहीं होती, बट सपोज ये 30 डिग्री है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने अगर 6 फीट है तो 60 डिग्री के सामने 6√3 फीट हो जाएगा। ये हम पहले कर चुके हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से ही हमने किया था, साइन रूल से, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही कंसेप्ट है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लगा सकते थे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। tan थीटा का भी यूज़ कर सकते हो, sin थीटा का भी, किसी का भी यूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नदी की जो चौड़ाई है वो बिना फीता लिए, मतलब बिना नदी के ऊपर फीता ले जाए आपको पता लग गई। कल को नदी अगर सूख कर कम हो जाए तो अपने खंबे को फिर से उठा कर लेकर आओ, देख लो भैया, किनारे रखो, खुद नाव में जाओ और देख लो, ठीक है।
कल को नदी बढ़ जाए फिर से खंबे को लेकर आओ, है आपको लंबा फीता लाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मान लो वही कुतुब मीनार है और आपको इसकी ऊंचाई मापनी है। तो अब आप दिल्ली के शासक हो तो आप तो किसी बंदे को बोल दोगे कि भैया फीता लेकर चढ़ जा, कुतुब मीनार की हाइट बता दे। पता नहीं कितने बंदे मरेंगे, फीता लेकर बता रहा चढ़ा हुआ है, कुतुब मीनार की हाइट माप रहा है? या फिर आपको पहाड़ की ऊंचाई मापनी है, फिर बंदे को ऐसे चढ़ाना पड़ेगा। या फिर इतना सिंपल नहीं है कि भैया 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री करके आप पहाड़ की ऊंचाई नाप दोगे, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट बेसिक फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है कि भैया ये कुतुब मीनार का सेंटर है और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से मैं 10 फीट दूर खड़ा हो जाता हूँ, 10 फीट दूर आप खड़े हो गए, लेट दिस पॉइंट बी ओ एंड दिस पॉइंट बी ए। ओ ए 10 फीट है, ये 10 फीट क्यों है? क्योंकि आप 10 फीट दूर खड़े हुए हो, 20 फीट दूर खड़े हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी दूर खड़े हो जाओ, हमें इस साइड की लेंथ पता लग गई। हमें ओ बी की लेंथ पता करना मुश्किल है, ओ बी भैया ये कुतुब मीनार की हाइट है, बट हमें ओ ए की लेंथ पता करना आसान है। तो फिर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर लेंगे ना। अगर हमें ट्रायंगल की एक साइड पता है और हमें एक और एंगल पता लग जाए, बिकॉज ये तो 90 डिग्री का है, कुतुब मीनार सीधी खड़ी है, सीधी ना खड़ी हो टेढ़ी खड़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हर एक तरह की ट्रायंगल के अंदर लगती है, साइन रूल हमने लगाया तो है, स्केल एंड ट्रायंगल के अंदर हर एक तरह की ट्रायंगल के अंदर लगेगी। ये नहीं है कि 90 डिग्री की ट्रायंगल के अंदर ही लगेगी, नहीं। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री में ही होता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस का जो रिलेशन है, ठीक है। तो वहाँ पर अपने स्कूल के सिलेबस के लिए इट्स गुड, जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, वो बेस से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये एंगल आपको पता लग जाएगा, बिकॉज अपने पास इंस्ट्रूमेंट है जो बता देगा कि भैया ये एंगल कितना है, तो उसके बाद हमें ये वाली साइड भी पता लग जाएगी। ये सिंपल सी बात है, ठीक है जी। मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, अगर 30 डिग्री के सामने 10 फीट है तो 60 डिग्री के सामने 10√3 होएगा, अगर छोटी सी कुतुब मीनार है आपके घर पे। तो ये प्रैक्टिकल कुछ एप्लीकेशन है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, अब हमारे काम की चीज़ आती है, काफ़ी काम की चीज़। क्या काम की चीज़ आती है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। देखो हुआ क्या, जब भी हमें कई बार ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करना पड़ रहा था तो बार बार राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे थे, बार बार। अभी मैंने आपको बताए 2 केसेस, और इसके जो प्रैक्टिकल केसेस हैं हाइट एंड डिस्टेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इसके यूजेस। हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, टावर की लंबाई पता करो, कार की स्पीड पता करो, पहाड़ की ऊंचाई पता करो, पतंग की डोर कितनी लंबी है पता करो, सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, तो वो सारे आपको पता लग जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है। तो बहुत सारे केसेस के अंदर जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल से बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगती है वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं जी हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण, ठीक है। और मान लो ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है इसका बेस कहाँ पर है, किसके ऊपर बैठी हुई है, ये ए बी के ऊपर बैठी है, तो इस साइड को हम बोल देंगे जी बेस। बेस क्या होता है, बेस होता है जिसके ऊपर ट्रायंगल आधारित हो, जो बेस हो, जिसके ऊपर बेस्ड हो, जिसके ऊपर टिकी हुई हो। लाइन ए बी के ऊपर टिकी हुई है, और ये क्या है जी, ये है इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हिंदी में लंब। अब हिंदी वाले जो बच्चे हैं जब भी मैं परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो आप लंब समझ जाना, ठीक है। मतलब मेरे मुंह में 2 जीभ नहीं है कि एक जीभ आधे हिस्से से मैंने बोला परपेंडिकुलर और आधे हिस्से से मैंने बोला लंब, परपेंडिकुलर लंब ऐसे, ठीक है। और भैया मैं चाहता हूँ यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का प्रेशर ना रहे, हिंदी में ही बोले इंग्लिश में ही बोले, वैसे मैं ध्यान रखता हूँ। अब समझ जाना, बेस इज आधार, परपेंडिकुलर इज लंब, हाइपोटेन्यूज इज कर्ण। मैंने भी समझ रखे हैं, अगर कोई कर्ण बोलता है तो भैया हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो सहारा देना, जहाँ पर मैं जो भी लैंग्वेज बोलूँ समझ जाना, सारी चीज़ें मैंने ट्रांसलेट करती हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट दिस एंगल भी, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होएगा, तीनों का 180 होता है, ये 90 माइनस थीटा होगा, बट सपोज मैंने ये अल्फा मान लिया, अल्फा इज 90 माइनस थीटा ओनली, ठीक है। चलिए, तो बार बार क्या हो रहा था, जब भी हम रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर रहे थे तो बार बार कभी हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना पड़ता, कभी कभी हमें बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो का पता होना
बेस और हाइपोटेन्यूज, कभी परपेंडिकुलर और बेस, कभी बेस और परपेंडिकुलर, कभी हाइपोटेन्यूज और बेस। क्या हुआ, बार बार हमें इन रेशियोज को यूज करना पड़ रहा था, बार बार, जब भी रियल लाइफ एप्लीकेशन हम कर रहे थे। फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि भैया इनको टर्म दे देते हैं, इनको हम नामकरण कर देते हैं, इनका नाम रख देते हैं कि ये जो बेस और हाइपोटेन्यूज का क्या रेशियो है। अगर ये एंगल थीटा है तो बेस और हाइपोटेन्यूज का क्या रेशियो है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बेस और परपेंडिकुलर का क्या रेशियो है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका और इसका क्या रेशियो है। तो उन्होंने क्या बोला, मैथमेटिशियंस ने इनका नाम रख दिया, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बना दिए। ठीक है, कि इन एंगल्स का और इन साइड के रेशियोज का। मैंने क्या किया था, कुतुब मीनार की हाइट मापने के लिए ये एंगल पता किया था और एक साइड की लंबाई पता की थी। एंगल्स का और साइड की जो लंबाई है उनका कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम दे दिया। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या हैं, वो सिर्फ इनकी रिलेशन के नाम है और कुछ नहीं है। उनको इतना दिल पर नहीं लेना कि पता नहीं कहाँ से आए हैं, ताने उतारे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि अच्छा आज से हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे जी साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ये जो रेशियो उसको हम बोलेंगे कोसेक थीटा। ऐसे करके हमने क्या किया, हमने बस इनके रिलेशंस को नाम दे दिए। इनको वही नाम क्यों दिए, मोहन थीटा सोहन थीटा क्यों नहीं दिए, उनके पीछे भी मैथमेटिकल लॉजिक्स हैं। जो टेन थीटा है वो टेंजेंट बनाता है, ऐसे हैं मैथमेटिकल लॉजिक्स, बट हमने उनमें नहीं घुसना है। दिल करे तो गूगल आप कर सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर फन आप कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करूं, आपको अभी मैं कुछ बताने वाला हूं, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको पता लगे ये क्या चीज़ें हैं। दीज आर फैक्ट्स एक हिसाब से कि भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम साइन थीटा बोलते हैं। अगर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालना है और अपने पास ये एंगल है तो उसका साइन निकाल लो। वो निकालने के तरीके मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब सुनिए जी ध्यान से। सबसे पहला अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जी साइन थीटा, जो किस किस का रेशियो है, वो है जी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। यानी कि हमने ये पाया कि मान लो अगर हमें ये एंगल पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, मान लो एंगल 30 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, कि जब भी एंगल 30 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम ही होता है, हमेशा। जब ये 45 डिग्री होगा तो छोटी ट्रायंगल बना लो या बड़ी ट्रायंगल बना लो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है जो वो हमेशा सेम होगा। वो हम आगे वैल्यूज के अंदर करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इनके रेशियो को हम साइन थीटा बोल देंगे। तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि साइन थीटा बताना भैया, कोस थीटा बताना। हमें बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बताना, ऐसे, ठीक है। अपने पास टोटल कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो टोटल कितने पेयर आप बना सकते हो, टोटल कितने पेयर बना सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया, P और H है तो यहाँ पर मैंने बेस को छोड़ दिया, ठीक है। एक बार मैं परपेंडिकुलर को छोड़ दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा B/H। परपेंडिकुलर को छोड़कर मैंने बेस और हाइट का रेशियो ले लिया। एक बार मैंने क्या किया, मैंने हाइपोटेन्यूज को छोड़ दिया तो मैंने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लिया। तो सिर्फ 3 ही जोड़े आप बना सकते हो ना। एक बार इसको छोड़ दोगे, एक बार इसको छोड़ दोगे, एक बार इसको छोड़ दोगे, सिर्फ 3 जोड़े आपके पास बनेंगे, ठीक है। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें ज़रूरत है। इसका नाम हमने दिया है जी साइन थीटा, इसका कोस थीटा और इसका टेन थीटा। समझ में आ गई बात, ठीक है। मैं आपको बताने को डायरेक्टली बता सकता हूँ और एक आधे स्टूडेंट को ये लग भी सकता है कि सर आप इतना अलग तरीके से क्यों बता रहे हैं, आप डायरेक्टली क्यों नहीं बता रहे कि नहीं रट लो। क्योंकि आगे आगे ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आगे चाहिएगी। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, ये चीज़ हमें चाहिएगी, तभी हम आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। कहाँ से आया, थोड़ा सा कुछ एक लेवल पर चीज़ें चाहिएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने किया क्या कि भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो का हमने नाम रख दिया साइन थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो का हमने नाम रख दिया कोस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो अगर हमें चाहिए तो हम अपने दोस्त को बोल सकते हैं इस ट्रायंगल का टेन थीटा बता। मैथमेटिशियन आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि टेन थीटा, हमने यूनिवर्सल लैंग्वेज बना दी इनके रेशियोज की, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो की ज़रूरत पड़ती थी,
कई बार हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसके उल्टे की जरूरत पड़ती थी। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, कई बार उसकी जरूरत पड़ती थी। उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसका भी नाम रख दिया, यानी कि जो इसका रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, हमने बोला कि h बाई पी को हम कोसेक थीटा बोलेंगे। हम यूज करने को 1 बाई साइन थीटा भी यूज कर सकते थे, फिर हमने बोला क्यों अलग से नाम दे देते हैं, ये डायरेक्टली कोसेक थीटा हो गया। तो हमें टोटल 3 चीजों की जरूरत है, वैसे इन 3 पे काम चल सकता है, बट हमने 3 और बना ली इनके उल्टे से। secant थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी एंड कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो कुल मिलाकर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 त्रिकोणमितीय फंक्शंस हैं। फंक्शंस को शायद हिंदी में पता नहीं जो ही बोलेंगे, फलक वलक पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी है, ठीक है। तो एक्चुअल में 3 हैं, 3 उनके रेसिप्रोकल हैं, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ टेन थीटा तो पी बाई बी, स्कूल में कई बार स्टूडेंट ऐसे रटते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बट एग्जाम में बद्री प्रसाद को हर हर बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वहाँ पर बद्रीनाथ हर हर बोलेगा तो आपका टाइम निकल जाएगा, फिर आप भी बाहर आकर हर हर बोलोगे, तो वहाँ पर हर हर नहीं बोलना, आपको टिप्स पर होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ एच बाई पी तो कोसेक थीटा दिमाग में आना चाहिए, बी बाई पी तो कोट थीटा दिमाग में आना चाहिए। तो समझ में आ रही है बात। तो आप इनको करोगे क्या कि सर हम इनको रटे कैसे, सिंपल सी बात है, अभी तुरंत आपको याद हो ना हो, याद हो ना हो, एच बाई बी एकदम से बताना था भाई साहब। अगर लेट हो गए तो इसका मतलब गड़बड़ है ना, मजा नहीं आया, ठीक है। अब क्या लग रहा है, फिर से पूछूंगा, बताओ कोट थीटा कितना होगा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो एकदम से टक होना चाहिए। तो अभी आप क्या करोगे, 10 बार इनको लिख लो, 10 बार। अभी अपनी नोटबुक पर इनको लिख लो, साफ लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना गंदा लिखो कि आपको समझ में ना आए बाद में, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 बार अभी एक बार इनको लिख लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। तो भैया ये जो रेशियोज है इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइड्स के जो अनुपात हैं हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब एक और बात मैं यहाँ पर बताऊँ, देखो जी, कि जिस भी एंगल की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर ये है साइन थीटा, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि साइन थीटा का, तो मैं बात कर रहा हूँ, या फिर कोस थीटा पर बात करते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ कोस थीटा की, तो मुझे चाहिए बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो थीटा के लिए बेस क्या है, यहाँ पर थीटा देखो, थीटा के लिए बेस है ये, यानी कि थीटा जिस साइड के ऊपर पड़ा है वो बेस है, थीटा जिस साइड के ऊपर पड़ा है वो क्या है, बेस है उसका, है। और 90 के सामने क्या है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और थीटा के एग्जैक्टली सामने, थीटा जिस साइड के ऊपर पड़ा है वो है बेस, और थीटा के एग्जैक्टली सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखने को एग्जाम में भी ये देख सकते हो, बट मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। मान लो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से थोड़ा सा धकेल दूँ और पॉइंट सी को मैं ऐसे धरती में चलवा दूँ, ये ट्रायंगल ऐसे खड़ी हो जाए, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसी शेप ले लेगी, सी को मैंने यहाँ पहुँचा दिया, बी यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, थीटा जो भाई साहब अपना आसमान में चला गया, खड़ा हो गया, और यहाँ पर अल्फा आ गया। और अगर मुझे निकालना है कोस अल्फा, तो अल्फा के लिए अब की बार बेस क्या है, इस एंगल के लिए बेस क्या है, इसके लिए ये है बेस बी सी, समझ रहे हो। अगर कल को एग्जामिनर आपसे आपको इस ट्रायंगल को ऐसे दे दे, थीटा को यहाँ पर दे दे और आपसे कोस अल्फा पूछ ले, हैं, अल्फा क्या है ये, इसके लिए बेस क्या होगा, जिस साइड के ऊपर ये बेस्ड है, तो आपको ट्रायंगल को ऐसे रोटेट नहीं करना पड़ेगा कि बी सी इसका बेस है, ऐसे मन ही मन में रोटेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों रोटेट करना पड़े, अगर अल्फा की बात पूछी है, अल्फा जिस साइड के ऊपर बेस्ड है वही तो बेस होएगा ना जी। अगर आप इसको ऐसे करोगे, अल्फा जिस साइड के ऊपर बनी है, अब आप बोलोगे सर अल्फा तो ए सी के ऊपर भी बनी है, भाई साहब 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, ट्रायंगल को कैसे भी घुमा लो, 90 डिग्री के सामने तो कर्ण ही होगा, ट्रायंगल को कैसे भी घुमा लो। तो हाइपोटेन्यूज को छोड़कर एंगल के साथ में जो दूसरी साइड होती है वो उसका बेस होती है, उसी के ऊपर तो वो बना है बेचारा, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल को ऐसे देखकर एग्जामिनर आपको बोल रहा है भैया कोस अल्फा बताओ, तो इसका बेस है ये बी सी, और हमेशा एंगल के सामने उसका होएगा जी परपेंडिकुलर। अल्फा के केस में सामने ए बी विल बी द परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो कोस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
तो विद रिस्पेक्ट टू एनी एंगल आपको डायरेक्टली आप बताने के एबल होने चाहिए। ट्रायंगल को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मन ही मन में चाहे रोटेट करना हो, मन ही मन में भी नहीं रोटेट करने की ज़रूरत होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है भाई ये, अभी क्या हुआ, मान लो यहाँ पर मैं P बाई एच को, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं P बाई एच को यहाँ पर लिख लेते हैं, डिवाइड कर दूँ P बाई एच को B बाई एच से, तो H से H कट जाएगा, ये P बाई B बन गया। P बाई एच क्या है, P बाई एच है जी साइन थीटा, और B बाई एच है मेरे भाई कोस थीटा, और P बाई B जो बन गया, P बाई एच से हमने P बाई एच को B बाई एच से डिवाइड किया था, H से H गया, P बाई B बच गया जो कि है टेन थीटा। तो यहाँ पर आपको एक और सुंदर सा रिलेशन देखने को मिल गया। क्या सुंदर रिलेशन देखने को मिल गया कि भैया टेन थीटा आ जाता है अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दें तो। ऐसे ही अगर मैं इसके उल्टे की बात करूं, कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा है जी कोट थीटा, कोट थीटा आ जाता है। इसका उल्टा अगर हम करें, अगर हम कोस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करें तो, और ऐसे ही करने को तो मान लो सेक थीटा ये है, मान लो एच बाई बी को, ये क्या है सेक थीटा, एच बाई बी। अब एक ऐसी चीज देखो जिसके नीचे बी हो, ये रहा टेन थीटा, अगर मैं सेक थीटा को डिवाइड करूँ टेन थीटा से, दिस इज पी बाई बी, तो बी से बी कट गया, एच बाई पी क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। करने को तो आप ये भी याद कर सकते हो कि सेक थीटा को अगर टेन थीटा से डिवाइड करें तो कोसेक थीटा आ जाएगा, आ रहा है ना, आपके सामने दिखाया है। बट ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर ये चीज़ें निकाली हैं ऐसे ही एग्ज़ाम में आगे धीरे धीरे हम एक्सपर्ट हो जाएंगे और हमें ये निकालनी नहीं पड़ेंगी, हम इनका यूज़ कर लेंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी रिजल्ट बनने पॉसिबल होते हैं सारे रटने की ज़रूरत नहीं होती। जितने भी आवश्यक रिजल्ट हैं जिनको ये रटे बिना काम नहीं चलेगा या फिर जिनके ना रटने से नुकसान हो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कोस थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपन साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई साहब। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, साइन का उल्टा क्या है, जल्दी बताओ साइन का उल्टा। अबे साइन का रेसिप्रोकल क्या है, तो आपको ये चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए कि साइन थीटा इजिकल टू वन बाई कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, इसका उल्टा कोसेक थीटा है। इसका एक और मतलब बनता है, क्या मतलब बनता है कि अगर मैं साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। ठीक है, कई बार होता क्या है स्टूडेंट की ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हैं, उसको 2-3 सेकंड लगते हैं इन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर कैलिब्रेट करने में। तो आपको करना क्या है, आपको बार बार लिखनी है चीज़ें अगर आपकी स्लो हैं, हमने ये चीज़ें फास्ट करनी है। यहाँ पर हम इजीली टाइम बचा सकते हैं, बोलो आपके हाथ में है चीज़, 5 दिन लिखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। कोस थीटा इज 1 बाई सेकेंड थीटा, तो जैसे ही आपको एग्जाम में दिखे कि कोस थीटा इंटू सेकेंड थीटा है, ये दोनों चीज़ें लिखना अभी जब आप लिखोगे तो आप झट से बोलोगे 1 खत्म हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा, इट मीन्स टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग बना लो, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लिख लो, और इसके ऊपर बेस्ड हम बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कई एग्जाम्स के अंदर आए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी यही उम्मीद रहेगी कि आपने इन सारी चीज़ों को याद कर लिया है? और एक और बात, आपको क्या लगा ऐसे ही छोड़ देंगे? हमने भी प्रैक्टिस का मटेरियल जो है अपने पास रखा है, तो भी आपने करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और इसको स्किप मत करना। ठीक है, आपको माँ की कसम इसको स्किप किया तो ठीक है। राइट दी आंसर्स, क्योंकि कई स्टूडेंट क्लास में कतराते हैं मुझे पता है। राइट दी आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है P बाई एच,
तो आपने अभी, और बी बाई एच क्या है, बी बाई एच होता है कोस थीटा, है ना, कोसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी। तो अभी आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है, यहां से लिखना स्टार्ट हो जाओ, यहां से ऐसे, जो भी इसका दूसरा काउंटर पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अगले पेज के ऊपर पीछे से लिखना स्टार्ट हो जाना, ऐसे ऐसे, किसी भी एक ऑर्डर में लिख जाना, आपका दिल करे वैसे, ठीक है। और मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रैक्टिस हो रखी है, ठीक है। कुछ भी पूछ लो, पूछो ना, पूछ ही नहीं रहे तुम, अब मैं क्या बताऊं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख लेना भाई एक बार, है, फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा जरा। तो भाई यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें क्या बता दिया, एग्जामिनर ने हमें बता दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता लगता है, हम पूरी राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना ली और ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होएगा 3 4 5। तो बेस भी अपना मिल गया 4, और वो एंगल जो है वो थीटा है, थीटा के सामने ही होता है ना परपेंडिकुलर, जी हाँ। अब उसने पूछा क्या है, अब अगर एग्जामिनर ने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बता दिया गलती से, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बता दिया कि भैया साइन थीटा की ये वैल्यू है, कोस थीटा की ये वैल्यू है, कोई भी एक, उसके बाद आप पूरी राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट कर पाओगे, उसे बना पाओगे, हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो आपसे कुछ भी पूछ ले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, आप सारा बता पाओगे। देखो टेन थीटा यहाँ से बता सकते हो कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सब कुछ बता सकते हैं। चलिए बताते हैं। यानी कि अगर उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, उसके बाद वो कुछ भी पूछ ले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में, हम डेफिनेटली उसका आंसर कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए जी, टेन थीटा क्या है, पी बाई बी, यानी कि 3/4, आपको रटी हुई होनी चाहिए चीज़ें। कोस थीटा क्या है जी, बी बाई एच, यानी कि 4/5, एंड कोट थीटा बी बाई पी, यानी कि 4/3, एंड कोसेक थीटा एच बाई पी, यानी कि 5/3, ठीक है। तो 5 थी 15, 4 चौके 16, 31/20, 31/20, एंड दिस इज 9/3 डिवाइडेड बाई 9/3, यानी कि 3, ये हो जाएगा 31/60। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपकी प्यारी सी शुरुआत के लिए, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस के थ्रू वार्म अप करेंगे धीरे धीरे, फिर कुछ कंसेप्ट्स को अनफोल्ड करेंगे धीरे धीरे। बताइए जी। तो 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या है जी, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 है। अब फिर से हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी, तो हम फिर से पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। जिस राइट एंगल ट्रायंगल की एग्जामिनर बात कर रहा है उसके बारे में हमें सब कुछ पता लग जाएगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देते ही। ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है जी 4, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस जिसके ऊपर थीटा बेस्ड है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 चौके 16 और 25, √41। तो होपफुली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है जी ये, तो बताइए इसे बता सकते हैं कि नहीं। 5 साइन थीटा, तो 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है जी, p/h। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, लिखने को तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p/h 4/√41, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ज़रा ध्यान से। लिखने को तो आप लिख सकते हो 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h 4/√41। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा p/h है, तो यहाँ पर p/h ऐसे होएगा, यहाँ पर b/h होएगा। सिर्फ मन ही मन में देखने की बात है, तो आपको पता लगेगा कि सर यहाँ पर तो h कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, और जैसे ही आप नीचे देखोगे तो आपको पता है कि सर h तो नीचे भी कॉमन आ रहा है। ऊपर से h कॉमन लिया, नीचे से h कॉमन लिया, तो h कट गया। h के झंझट को हटाओ ना, h के झंझट को हटाओ, क्यों √41 के चक्कर में पड़े हो काम का। सिर्फ ऐसे लिखो 5 इंटू पी, 5 इंटू पी जो कि 4 है, माइनस 3 इंटू बी जो कि 5 है, डिवाइडेड बाई, धीरे धीरे आपकी हर एक चीज़ की प्रैक्टिस होएगी, ठीक है। ये चीज़ें लिख कर करने की नहीं है, बट धीरे 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 शुरुआत कर सकते हैं।
बच्चे को सीधा उसेन बोल्ट नहीं बनाते, उसको पहले घुटनों के बल चलना होता है। ठीक है, 5 इंटू पी प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू 5, 5 चौके 20, 5 दिए 15, 20 माइनस 15 5 डिवाइडेड बाई 5 चौके 20 और 10, 5/30 बोले तो 1/6। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऐसे हम इसको डेफिनेटली कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सुनो जरा ध्यान से। यहाँ पर साइन थीटा है, कोस थीटा है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, ओके। और हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो टेन थीटा के बारे में गिवन है। क्या मैं किसी तरह साइन थीटा या कोस थीटा को टेन थीटा में बदल सकता हूँ क्या? ऐसी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या जिससे साइन थीटा और कोस थीटा को टेन थीटा में बदला जाए? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है। तो अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, ऊपर भी कोस थीटा से डिवाइड कर दूं और नीचे भी कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, बिकॉज एक बार डिवाइड करने लगे तो ऊपर और नीचे दोनों जगह ही करना पड़ेगा, है ना? ऐसे थोड़ी एक जगह कर दोगे। तो बताओ, ऊपर अगर मैंने कोस थीटा से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 5 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा। तो ये बन जाएगा टेन थीटा, 5 टेन थीटा। और कोस थीटा से कोस थीटा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3। आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल, बात तो आपकी बराबर है। और नीचे, अगर नीचे मैंने कोस थीटा से डिवाइड किया तो हो जाएगा 5 साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी कि फिर से 5 टेन थीटा, और आगे हो जाएगा जी +2। और टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है जी? टेन थीटा की वैल्यू है 4/5। तो यहाँ पर 4/5 रखो। तो टेन थीटा की जगह अगर 4/5 होएगा तो 5 से 5 कट गया, यहाँ पर 4 बचेगा। 4 माइनस 3 1, 4/5 है, 5 से 5 गया, 4 + 2 6। तो डायरेक्टली योर आंसर विल बी 1/6, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? हम वैसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आगे हम काफ़ी करने वाले हैं, बिकॉज ये काफ़ी आते हैं। तो एंड में एक बार काफ़ी करेंगे, इनकी लाइन लगा दूंगा, हम आप करते रहना। ठीक है, मिलकर करेंगे, टेंशन मत। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखो, बताओ किसी और तरीके से देख सकते हो क्या? उसने आपको क्या बताया है? उसने आपको बताया टेन थीटा इज 4/5, तो इट मीन्स साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5, ऐसा ही कुछ उसने बताया। टेन थीटा क्या होता है? साइन बाई कोस, दैट इज इक्वल टू 4/5। तो हमें एक बात पता है कि 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस थीटा, पता है कि नहीं? 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस थीटा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल पता है। तो यहाँ पर तो मैं 5 साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। 5 साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 5 साइन थीटा की वैल्यू है 4 कोस थीटा। तो 4 कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा, बचेगा क्या? सिर्फ कोस थीटा। 5 साइन थीटा की वैल्यू है 4 कोस थीटा, तो 4 कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा, बचेगा क्या? सिर्फ कोस थीटा। तो कोस से कोस गया, तो आंसर विल बी 1/6। आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ईजिली। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी अप्रोचेज मैं आपके यूज़ करने की शैली के अंदर ला दूंगा। आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, टेंशन मत लो। मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके इतने रटने नहीं है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे अपने आप। वो अपनी जिम्मेवारी है, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन करोगे जी? ये बताइए जी। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया? एग्जामिनर ने फिर से आपको एक फंक्शन के बारे में बता दिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और फिर आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया। तो फिर से वही मामला है, कभी कभी नंबर के रूप में बताएगा, कभी कभी वेरिएबल्स के रूप में बता देगा। यहाँ पर साइन थीटा इज a/b, और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है मेरे दोस्त p/h, दैट इज a/b। तो फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर पाएंगे, जिसका परपेंडिकुलर है जी a और जिसका हाइपोटेन्यूज है b। तो बेस क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, √b² माइनस a²। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो चलिए करिए। सीकेंट थीटा क्या होता है? कोस थीटा का ही उल्टा होता है, h/b। ठीक है, यानी कि b डिवाइडेड बाई, सॉरी, हाँ h/b है ना, इन्होंने हाइपोटेन्यूज को b ले लिया, कंफ्यूजन कर रहे हैं इधर। ठीक है, सीकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन b, यानी कि
कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण है b और आधार है ये माइनस कोस थीटा इज b अपॉन h, बोले तो दिस बाय दिस अपॉन दिस इस इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, ये इधर आएगा बी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा। तो देखो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये इधर आया बी स्क्वायर, ये ऊपर गया, जब ये ऊपर जाएगा तो रूट है, दोनों में सेम चीज़ है तो रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये माइनस है, आगे जाकर साइन चेंज करेगा तो बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर बच गया ऊपर प्लस का, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसा कहीं पर है, ऊपर ए स्क्वायर और नीचे ये, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी। हाँ, अब इसका क्या मतलब है कि भैया जब थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में हो तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, हर एक चीज़ का वक्त होता है, थोड़ा सा वेट करो, आगे आने वाले लेक्चर्स में ट्रिगोनोमेट्री का ऑपरेशन किया जाएगा, टेंशन मतलब ट्रिगोनोमेट्री को ऐसे हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए जी। तो वो आपको अलग अलग तरीक़ों से बताएगा चीज़ें, अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है जी। तो देखिए जी, यहाँ पर उसने क्या किया, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया है, बट उसने ऐसे तोड़ के बता दिया। तो इस कोस थीटा को इधर लेकर आओ, तो कोस थीटा को इधर लेकर आओगे तो साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स को उधर लेकर जाओ, एक्स बाई वाई, और साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो उसने टेन थीटा के बारे में आपको बताया है, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि फिर से आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक एक चीज़ पता लग गई। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर इसके सामने क्या है, एक्स, और बेस है जी वाई। तो हाइपोटेन्यूज की अगर ज़रूरत पड़े तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज क्या ज़रूरत है। अब ये देखो, साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, कोस क्या है, बी बाई एच, पी बाई एच माइनस बी बाई एच, पी माइनस बी बाई एच, साफ साफ दिख रहा है, दिस इज पी बाई एच एंड दिस इज पी बाई एच। सो हमने जो चीज़ निकालनी है दैट इज इक्वल टू पी माइनस बी बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, बेस क्या है, वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा कुछ मामला है जी अपने सामने, दैट इज ऑप्शन सी। और ये मैं इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जानबूझकर स्टार्टिंग में, है? ये नहीं है कि क्वेश्चन आते नहीं है, ये आते हैं कि मैं जानबूझ के इजी बना कर लाया हूँ, नहीं, ये आते हैं और धीरे धीरे हम चीज़ें सीखेंगे, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो आपको हिला देंगे, हैं? फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को हिला देंगे एग्जाम। ठीक है, टेंशन ना लो। ये बताइए जी, 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू बताइए। ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही किया है ना थोड़ी देर पहले, 2018 टीयर 2 का है ये क्वेश्चन, सीजीएल में 2000 टीयर 2 में हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने आपको कई तरीके बताए ना इसके। सबसे पहला तरीका क्या बताया, एक बार हम सारे तरीके के ऊपर नज़र मारेंगे, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला मैंने आपको तरीका बताया कि भैया इस, चलो सबसे पहला जो बताया उसको पहले डिस्कस करना ज़रूरी थोड़ी है। पहले हम ये करते हैं, इस 4 कोस थीटा को उधर लेकर जाते हैं। तो एक तरीका है कि 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस थीटा, 4 कोस थीटा को उधर लेकर जाते हैं तो हमें पता चल गया 5 साइन थीटा और 4 कोस थीटा बराबर हैं। तो यहाँ पर 5 साइन थीटा की जगह पर मैं 4 कोस थीटा लिख सकता हूँ। तो 4 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, तो अपने पास आ जाएगा जी 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा की। अब हाँ, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर अगर यहाँ पर 6 साइन थीटा होता तो आप क्या करते, मान लो मैंने क्वेश्चन को बदल दिया तो आप क्या करते। तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 5 को उधर लेकर जाओ, 4/5 कोस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 4/5 कोस थीटा। कुल मिलाकर बात यह है कि इसको कोस थीटा के टर्म्स में हम लिख पा रहे हैं। कुल मिलाकर बात क्या है कि साइन थीटा को हम कोस थीटा के रूप में लिख पा रहे हैं। वहाँ पर या तो सारे को कोस थीटा के रूप में कर दो तो कोस से कोस गया, या सारे को साइन के रूप में कर दो, साइन से साइन चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात ये है? तो आप इसको ऐसे कर लोगे, 6 चौके 24/5, 5 दिए 15 और 24 39/5, तो नीचे 39/5 कोस थीटा आ जाएगा।
अगर कुछ और हुआ तो 5 थीटा की जगह 7 थीटा हो गया। ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन की वैल्यू सेट करके लाऊंगा और आपको मजे दिलाने के लिए बोलूंगा 5 की जगह लिख दो। ये तो एक्चुअल में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। कल को यहाँ पर 8 साइन थीटा कर देगा तो भी हम आंसर कर देंगे इसी मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना कैसे कर देंगे। तो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस थीटा, 4 कोस थीटा प्लस 3 कोस थीटा इज 7 कोस थीटा। तो यहाँ पर आ गया जी 7 कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा गया, आंसर इज 2/7 एंड दैट्स इट, दैट इज ऑप्शन सी। तो एक तरीका हमने ये डिस्कस किया है कि एक स्टेप के बाद आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। दूसरा तरीका हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि क्या पता कहाँ पर कौन सा तरीका लगेगा, कहाँ पर कौन सा तरीका एफिशिएंट होएगा, तो हमें अंडरस्टैंडिंग हर एक चीज़ की होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। इस कोस थीटा को इधर ले आओ, इस 5 को उधर भेज दो, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा वो टेन थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर टेन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 4/5। तो मैंने आपको क्या बोला था कि भैया आप ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्रायंगल क्रिएट करने वाला बाद में करते हैं। रास्ते में दूसरा मेथड पढ़ रहा है, पहले ये था, अब दूसरा मेथड क्या पढ़ रहा है, दूसरा मेथड ये पढ़ रहा है कि अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है 4/5, तो क्यों ना यहाँ पर टेन थीटा क्रिएट किया जाए। यहाँ पर टेन थीटा क्रिएट करने के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हो ऊपर भी कोस थीटा से। क्यों? बिकॉज टेन थीटा आपको कैसे पता चलेगा कि किससे डिवाइड करूँ किससे ना करूँ, आपको देखना पड़ेगा टेन थीटा कैसे बनता है, साइन बाई कोस। तो वहाँ पर अगर कोई साइन है तो उसको कोस से डिवाइड करना पड़ेगा, और कोस से कोस डिवाइड होगा तो कोस तो खत्म ही हो जाएगा, तो हमें कोस से डिवाइड करना। टेन थीटा साइन बाई कोस है, कोस से डिवाइड करना। अगर कोट थीटा बनाना है तो साइन थीटा से डिवाइड कर दो, कोट थीटा कोस बाई साइन थीटा होता है, तो साइन से डिवाइड कर दो कोट बन जाएगा, कोट की वैल्यू पुट कर देना है। गर्मी हो तो टेन थीटा बनाएंगे, सर्दी होगी तो कोट थीटा बनाएंगे, मौसम मौसम की बात, ठीक है। कोट की जरूरत होगी तो ही कोट बनाएंगे। दिस इज कोस थीटा। तो कोस थीटा से डिवाइड किया तो 5 इंटू साइन बाई कोस, तो ये हो जाएगा जी 5 टेन थीटा माइनस कोस बाई कोस। और ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, जस्ट मैं लिख रहा हूँ 5 टेन थीटा प्लस 3। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पर 4/5 होएगा, 5 से 5 गया, 4 में से 2 गए 2। यहाँ पर 4/5 होएगा, 5 से 5 गया, 4 और 3 7, तो 2/7 विल बी योर आंसर। देन तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 3 आप ट्रायंगल को रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको टेन थीटा मिल गया 4/5 और किसी भी तरीके को ये सिर पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके को गाली देने की ज़रूरत नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है। हाँ, ये सबसे फास्ट है ऐसे क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चन में वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसमें ये इनएफिशिएंट हो जाएगा वो एफिशिएंट हो जाएगा। सारे सीखने हैं, कोई तरीका आपका रिश्तेदार नहीं है, ये आपके मामा का लड़का है, ये आपका दूर का रिश्तेदार है नहीं, ठीक है। हाँ, तो किसी के साथ भी नेपोटिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मेथड के साथ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, नहीं तो क्यों निकालें भैया, √61 √41 हम क्यों निकालें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मुझे पता है कि साइन थीटा क्या है p/h, कोस थीटा क्या है b/h, ये क्या है p/h b/h। ऊपर भी दोनों जगह h है, नीचे भी दोनों जगह h है, तो मैं हाइपोटेन्यूज को क्यों इन्वॉल्व करूँ। ऊपर वाले दोनों h की मैं h कॉमन लूँगा तो दोनों h हट जाएंगे, ऊपर भी 1/h नीचे भी 1/h, 1/h से 1/h गया, खत्म बात, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा p इंटू p/h है सिर्फ परपेंडिकुलर, यानी कि 4 माइनस 2 इंटू कोस b/h है, h हम काट चुके हैं कॉमन लेकर, यानी कि बेस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। ऐसे ही आप करोगे तो फिर से 2/7 आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है, सारी चीज़ें बता दी गई हैं आपको। आगे क्वेश्चन करो फिर। ये बताइए भाई, CGL 2016 टीयर 2। अब की बार फिर से एग्जामिनर ने आपको क्या बताया, फिर से एग्जामिनर ने कोशिश की है आपको ये बताने की कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है। अगर आप इस कोस थीटा को उधर लेकर जाओगे तो साइन थीटा बाई कोस थीटा हो जाएगा। अगर इस कोस थीटा को उधर ले गए तो साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, साइन बाई कोस बन जाएगा टेन थीटा, ठीक है। कोस को उधर लेकर गए, एक्स को इधर नीचे ले आए तो इधर हो जाएगा 2y/x, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2y/x, यानी कि दैट इज p/b। तो आप पूरी ट्रायंगल यहाँ पर आप क्रिएट कर पाओगे, हमें ट्रायंगल के बारे में पता लग गया।
तो लेट दिस बी थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर जो कि है 2y और बेस क्या है जी x, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जी अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। और उसने यहाँ पर पूछा क्या है, उसने यहाँ पर आपसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही पूछा है। ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही पूछा है। हिंट दे दी है, अब निकालो निकालो। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूं फिर, सीकेंट थीटा क्या होता है, ये होता है एच बाई बी, ओके जी। तो ये हाइपोटेन्यूज है, थोड़ा सा भद्दा है, तो मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, ठीक है, लेजी हैं हम थोड़े। ये क्या है, ये है एच बाई पी, ठीक है। तो मैं हाइपोटेन्यूज की जगह एच लिखूंगा और मुझे पता है, मुझे एक हिसाब से एच की वैल्यू निकालनी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 2x इंटू एच बाई, एच को बाद में लिख लेंगे, इतना भारी भरकम है कौन इसको लिखेगा, b दैट इज x माइनस वाई इंटू वो होता है एच बाई पी, यानी कि एच बाई पी परपेंडिकुलर दैट इज 2y, ठीक है। तो इसको सोल्व करो जरा, x से x गया एंड इजिकल टू भी कुछ बता रखा है, ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, इजिकल टू 3 बता रखा है, और y से y गया तो ये आ गया जी 2h और ये आ गया h बाई 2, तो 2 दूनी 2h में से आधा h घटाएंगे तो 1.5h बचेंगे, यानी कि 3 बाई 2h इज इक्वल टू 3, तो 3 से 3 गया, h इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू 2 है, बट जो उसने पूछा है दैट इज h स्क्वायर, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 4, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो आंसर इज ऑप्शन डी, एक्चुअल आपके टीयर 2 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL टीयर 2 के अंदर। क्लियर है? और कोई भी तरीका है क्या इसको करने का? अगर वहाँ पर मैं सीकेंट की वैल्यू को सीकेंट के रूप में, मतलब अगर इसको मैं वहाँ ले जाऊँ तो एक्स सीकेंट थीटा विल बी, जस्ट मैं वैसे ही सोच रहा हूँ, पहले मैंने सोचा नहीं है, एक्स सीकेंट थीटा विल बी 2y कोसिकेंट थीटा, तो इट विल बी 2y कोसिकेंट थीटा, तो 4y कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू मिल गई, मतलब सेम ही मामला पड़ेगा, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, वो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, मतलब ये ठीक है, बढ़िया तरीका है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करना चाहोगे, इससे आगे ऐसे ही एक क्वेश्चन वो आप ट्राई कर सकते हो। तो भैया जो पिछला क्वेश्चन था 2016 टीयर 2 के अंदर आया था, ये CHSL 2019 के अंदर आया हुआ है और वैसा ही क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। तो एक बार करने की कोशिश करो, 3b कोसेक थीटा इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, एंड उसने कुछ बताया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या है 1 बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं उधर ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है जी। और सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है 1 बाई कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है, तो सीकेंट थीटा को मैं यहीं पर रख रहा हूँ इसी साइड, बस इसको नीचे भेज रहा हूँ ताकि ये कोस बन जाए, तो कोसिकेंट है जी 1 बाई साइन थीटा, ऐसे इमेजिन करो 1 बाई साइन है, साइन को ऊपर भेज दिया, कोस को वहीं राइट हैंड साइड रखा और नीचे कर दिया कोस थीटा, मैंने 10 बना दिया ना इनका एक्चुअली, इसलिए ऐसा किया। 3b जो है वो यहीं पर रह जाएगा और जो a है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हमें ये पता लग जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू 3b बाई ए, उससे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना पाएंगे, ठीक है जी। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3b, बेस इज इक्वल टू a, और अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालें तो दैट विल बी 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, और उसने इसी के बारे में पूछा है, हाइपोटेन्यूज जो है उसका स्क्वायर पूछा है। तो 2016 के टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा, फिर 2019 में पूछ लिया सेम, तो मैं रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ कंसेप्ट्स आर बीइंग रिपीटेड, और ये कोई नई बात नहीं है, लगभग कोई भी डिसेंट सा बंदा जानता होगा कि चीज़ें रिपीट तो होना लाजमी है, नई नई चीज़ें कहाँ से लाएंगे। तो चलिए, हमें हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ बताना है, तो यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ले ली है, अब उसने एक और कंडीशन दे रखी है, तो हम वहीं पर कुछ ना कुछ करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, तो 3a इंटू सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या होता है h अपॉन बी, तो h को तो मैंने h लिखा अपॉन बी, बिकॉज मुझे h का स्क्वायर ही निकालना है और h थोड़ा सा बड़ा सा है तो मैं लिखना नहीं चाह रहा, अपॉन बी दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू कोसेक थीटा दैट इज h अपॉन p, तो h अपॉन 3b इज इक्वल टू 8,
कैलकुलेट करो भाई। ए से ए गया, बी से बी गया, 3h माइनस एच अपॉन 3, तो 3 3 9, 9h माइनस एच, अगर एलसीएम लेंगे तो 8h अपॉन 3 इक्वल टू 8, 8 से 8 गया तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू 3। अगर h की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू क्या है, h एक्चुअल में ये है, दिस इज इक्वल टू h, तो उसने इसका स्क्वायर पूछा है, उसने ये पूछा है h स्क्वायर, है ना। h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 3 है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड द आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है जी, मज़ा आया। और क्वेश्चन करेंगे आप? हाँ बोलो या ना, मैं तो करवा रहा हूँ ना, करने पड़ेंगे। ये बताओ जी, बताओ। तो बेसिक सी बात है भाई, सीकेंट थीटा को अंदर लेकर जाऊंगा और हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीकेंट और कोस थीटा तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो सीकेंट इंटू कोस थीटा तो 1 हो जाएगा, प्लस सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा। तो सीकेंट थीटा को अगर मैं कोस के अंदर बदलूँ, सीकेंट थीटा को अगर मैं नीचे लेकर जाऊँ तो वो कोस बन जाएगा। सीकेंट थीटा इज 1 बाई कोस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बाई कोस, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू √2। एक हिसाब से आपको पता क्या पता लग गया, आपको पता लग गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1। सब कुछ तो पता लग गया, राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही सकते हो आप। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है p बाई बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है √2 माइनस 1। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो जी, हाँ बिल्कुल। गंदा सा दिख रहा है ना, तो जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, निकालना जरूरी नहीं होता। अब ये देखो ऊपर क्या होएगा, अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत, बिकॉज ऊपर p बाई एच है, साइन थीटा p बाई एच होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। नीचे ये आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण, हाँ लंब बटे कर्ण। तो ऊपर भी डिनोमिनेटर में कर्ण आ रहा है, डिनोमिनेटर बोले तो हर में कर्ण आ रहा है, नीचे भी हर में कर्ण आ रहा है, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा। ठीक है, कर्ण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ अर्जुन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नहीं निकालना है आपको हाइपोटेन्यूज, जरूरत नहीं है, क्यों लिखें। ठीक है, एक बार अब मैं वही चीज़ लिखकर आपको दिखा रहा हूँ, ताकि अगर किसी का दिमाग तेज चलता है और वो ना समझ पाया हो, मैं मंदा पड़ गया हूँ, तो वो भी अब समझ पाए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कई बार मैं कह चुका हूँ ये चीज़, यहाँ पर भी नीचे हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर भी नीचे हाइपोटेन्यूज कॉमन लिया जा सकता है, तो वो आपस में कट जाएंगे, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ऊपर हो जाएगा 2 इंटू पी दैट इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, और नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, b माइनस पी, 20 बेस 1 एंड माइनस दिस, तो -√2 माइनस माइनस 1। ठीक है, ऐसा क्या, तो दिस विल बी 2 माइनस √2, ये हट जाएगा। यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन लूँ, यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा √2 माइनस 1। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह वो मैंने लिख लिया है, √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 गया, 2 बाई √2, तो आंसर आ गया जी √2 एंड दैट इज √2 के ऊपर एक गाना भी तो है ना, टू ऐसे टू ऐसे एक गाना भी है। ठीक है, और ये 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है सीजीएल का। ठीक है जी, बताओ। तो भाई यहाँ पर उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता दिया, और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आपको पहले ही पता होएगा, आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, और उनको हम किसी भी रूप से तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको हम बहुत तरीकों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, तो कई क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे जिनमें तरीके डिस्कस करना बढ़िया रहेगा, मल्टीपल तरीके वो मैं डिस्कस करूँगा। जिनमें नहीं रहेगा उतना एफिशिएंट तरीके डिस्कस करना, सारे मतलब आप भी खुद निकाल सकते हो, उनमें मैं किसी एक या दो तरीके से आपको बताऊंगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन के बिल्कुल सारे तरीके डिस्कस करूँ, जिसके ज़रूरत होगी जिसके डिस्कस करने की मैं करूँगा। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो मैं जो तरीके बताऊँगा उनसे अलग भी कई तरीके होंगे, बट मैं आपको मोस्ट एफिशिएंट तरीके बताने की कोशिश करूँगा, तो मोस्ट एफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए, तो टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें एक ट्रायंगल मिल गई, टेन थीटा के बारे में पता लग गया, हमें वो ट्रायंगल मिल गई जिसके अंदर थीटा एंगल है।
बिकॉज ये टेन थीटा है, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा, थीटा वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर है ये। बेस क्या है जी? बेस है जी ये। ओके, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी? हाइपोटेन्यूज होएगा जी अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये है a माइनस बी का स्क्वायर, ये है a प्लस बी का स्क्वायर। अगर आपको याद हो, अगर आपकी मेमोरी गजनी जैसी ना हो, तो आपको पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर, अगर हम a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो अपने पास आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी आइडेंटिटी मेरे को यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने यही उम्मीद की थी कि आपको वो पता होएगी पहले से, अभी तक मैंने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर a जो है दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा, और b जो है दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा 1 बनाते हैं, छोटा सा हमने आपसे उम्मीद की थी। ठीक है, अभी मैंने बताई नहीं ना अपने लेसन में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बी रूट टू। अगर आपको ये नहीं पता थी तो इट्स ए सीरियस केस, पता होनी चाहिए, 9th-10th में थी। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, और आपको पता भी होगी। दिस इज रूट टू, क्लियर है? तो हमें ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता लग गया। अब हमें निकालना क्या है? साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी ये क्या है, मतलब इस ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, क्या है ये? आप बोलोगे जी बेस है, इस एंगल के हिसाब से तो ये बेस है। मैं बोलूँगा कि आधार है, मैं बोलूँगा जी बिल्कुल। तो बेस की वैल्यू निकालनी है, एंगल पता है, और किस चीज़ की वैल्यू पता है? इस चीज़ की वैल्यू पता है जी? नहीं पता, ये भी अल्फा उल्फा के हिसाब में दे रखा है। इसकी वैल्यू पता है जी? हाँ, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो पता है। मुझे एक बात बताओ, बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार और कर्ण का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है? कोस थीटा है, या फिर कोस का उल्टा सीकेंड थीटा। यहाँ पर मैं कोस थीटा लगा रहा हूँ। कोस थीटा इज इक्वल टू, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ कि भैया बेस मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को कोस थीटा दर्शाता है बेचारा। ठीक है, उसको एक काम मिला हुआ है। तो कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि रूट टू। तो ये रूट टू इधर आएगा, रूट टू कोस थीटा इज इक्वल टू जो हमें चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर प्लस माइनस टू लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ, हम इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पर प्लस टू, मैंने क्यों प्लस टू लिया? क्योंकि भैया हाइपोटेन्यूज लेंथ है, माइनस रूट टू मैं क्यों लूँगा? लेंथ, ट्रायंगल की लेंथ है। इसको आइडेंटिटी से भी हम कर सकते हैं, तो फिर प्लस माइनस टू हम लेंगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव वैल्यू भी देते हैं, आगे आपको पता चलेगा। तो क्लियर है जनाब, ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो। ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, इसको पलटो तो ऊपर ए प्लस बी, नीचे ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा पलटने पर? वैसे बिना पलटे भी लगा सकते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, है, बट पलट कर आसान हमने कर रखा है कि मन ही मन में पलट कर आप कर सकते हो। ये 1/tan थीटा है, और उसके बाद भी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ट्राई करो, बिकॉज आगे मैं कराने वाला ही हूँ ये सारी चीज़ें। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 7। भैया राइट एंगल एट बी यही है क्या? ओके, तो ए बी इज इक्वल टू 7, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। एंड ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ए सी में से बी सी को घटाएं तो 1 सेंटीमीटर है, ए सी में से बी सी को घटाएं तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जी हाँ, उसने बता रखा राइट एंगल एट बी। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में एक का फर्क है। कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद आ रहा है जिसमें 7 का यूज़ हो रखा हो? 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फिर भैया अपना 5 12 13 है, 8 15 17 है। 7 से कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट शुरू हो रहा है? कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसके अंदर 7 हो, 7 24 25। तो या तो आपको डायरेक्टली ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए एग्जाम के अंदर कि भैया ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है। अगर ये 7 है तो इनका 24 25 होना जरूरी नहीं है, बट उसने बोल रखा है इन दोनों के बीच में एक का फर्क है, ए सी माइनस बी सी 1, तो वहाँ से स्ट्राइक हो जाना चाहिए। या फिर अगर स्ट्राइक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, ऐसी भी बात नहीं है कि कोई जुर्म कर दिया। तो या फिर स्ट्राइक ना हो तो एटलीस्ट आप इतना कर सकते हैं, आपको पता है ए सी बड़ा है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है, हाइपोटेन्यूज में से बेस घटाने पर ए एक आ रहा है। अगर ये ए है तो ये ए प्लस 1 है, एटलीस्ट इतना स्ट्राइक होना चाहिए कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लें।
ठीक है, कि 7 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और हम उसको सोल्व कर लें और a की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो वैसे आपको स्ट्राइक कर ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं भी करेगा तो डोंट वरी, एक आधी बार हो जाती है बात। ठीक है, तो 7 24 25, तो हमने ये चीज़ बतानी है, तो बताइए जी। आपको राइट एंगल ट्रायंगल पूरी पता लग गई। एक्चुअल क्वेश्चन है 2018 टीयर 1 का, CGL 2018 क्वेश्चन है। ठीक है, तो करिए जी। सीकेंट सी, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बताना है, हमेशा नीचे वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बताना ज़रूरी नहीं होता, उसने यहाँ पर एंगल दिए होते हैं, उनको देखना ज़रूरी है। तो हमने सीकेंट बताना है एंगल सी के रिस्पेक्ट में। सीकेंट क्या होता है? h/b। तो सी इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा? देखो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही होएगा, कर्ण तो हमेशा 90 के सामने होएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा, कोई डाउट है ही नहीं, 90 के सामने। बेस, अब अगर ये वाला एंगल है तो इस एंगल के लिए बेस ये है बेटा 24। ठीक है, प्लस कोट ए, ये वाला एंगल कोट ए, इस एंगल के लिए इसका परपेंडिकुलर इसके सामने होगा, इसका बेस इसके पास होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही है। तो कोट की बात हो रही है, यानी कि b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब। ठीक है, तो इसके लिए इसका बेस क्या होगा? इसके लिए इसका बेस ये है 7 अपॉन इसका परपेंडिकुलर, इसके सामने है जी, खड़ा है। क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से पुश करूँ ऐसे, और यहाँ से लिफ्ट कर दूँ, ऐसे धकेलूँ और ऐसे उठा दूँ, तो ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगी। ये एंगल ए है, इसके लिए ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये इसका परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने होता है। तो भैया परपेंडिकुलर 24 है, तो 32/24 बोले तो 4/3, 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 8 तिके 24, 4/3, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, बताइए जी। एग्जामिनर ने आपको किस चीज़ के बारे में बता दिया? एग्जामिनर ने आपको बता दिया tan थीटा के बारे में, tan स्क्वायर थीटा बता दिया, तो उससे आप tan थीटा निकाल सकते हो। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता दिया, आप बोलोगे जी हाँ बता दिया, फिर आप निकाल सकते हो कुछ भी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलवा लो, फिर आपसे आपको निकालना आना चाहिए। करने को इसको हम आइडेंटिटी से करेंगे वैसे तो, बिकॉज आइडेंटिटी हम आगे करने वाले हैं, तो बाद में बताऊंगा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज, तो tan थीटा की वैल्यू ये है, tan स्क्वायर थीटा की, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी जी √1 - e²। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इसको मान लूँ थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या होएगा? तो परपेंडिकुलर होएगा जी ये 1 - e²। बेस क्या होएगा? बेस होएगा जी 1। तो हाइपोटेन्यूज क्या होएगा? हाइपोटेन्यूज होएगा भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट अलग से सोल्व कर लेते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर है 1 - e², इसका स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 - e², 2 - e²। जी हाँ, अब एग्जामिनर ने जो भी पूछा है वो आप बता सकते हो, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए इसे। ठीक है जी, तो सीकेंट थीटा क्या होएगा जी? h/b। तो हाइपोटेन्यूज, मैं सिर्फ आपको ये तरीका इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज कई तरीके हैं इसको सोल्व करने के। ठीक है, हर एक तरीके में हम महारत हासिल करेंगे। h/b, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan³ थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? p/b। ठीक है, तो p यानी कि इसका क्यूब, तो इसका अगर आप क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 - e², फिर एक बार फिर से आ जाएगा अंडर रूट 1 - e²। ऐसे ही होता है ना, √3 का अगर आप क्यूब करते हो तो क्या होता है? √3 का क्यूब करते हो तो 3√3 आता है। एक बार √3 का स्क्वायर, एक बार √3, तो ये ऐसे ही आएगा, बटे बेस का क्यूब, तो p/b, तो बेस तो 1 है, 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है जी? h/p। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ये इसके मल्टीप्लाई में ही है, एंड अपॉन p यानी कि अंडर रूट 1 - e²। तो चलिए जी देखते हैं हाउ थिंग्स विल टर्न आउट, कैसे आंसर आएगा। ओके जी।
तो 2 माइनस ई स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये अंडर रूट 2 माइनस ई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ये फिर क्या होएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, ये क्या बन जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर। तो 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगी ये, और ये 1/2 हो, ये 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर हाफ है। तो कुल मिलाकर चलो मैं सारा लिख ही देता हूँ, ये ना हो भाई किसी को कन्फ्यूज़न हो जाए। ये हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर। तो ये 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर हाफ है, ये 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1 है। तो कुल मिलाकर 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। क्या हो जाएगी 3/2। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई। अदरवाइज इसको आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। आइडेंटिटी से कैसे करोगे, अगर आपको बेसिक से आइडेंटिटी पता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि भैया जो tan स्क्वायर थीटा है उसकी एक आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा = secant स्क्वायर थीटा। आपको बता देता हूँ आइडेंटिटी से, अगर आपको याद है तो अभी समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में देख लेना दोबारा से। सोल्यूशन अभी बता ही रहा हूँ। तो अगर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ दूँ तो आपको पता है ये secant स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बिकॉज tan और tan की एक ही आइडेंटिटी है, एक फंक्शन की एक ही आइडेंटिटी है, ज़्यादा नहीं है, 3 ही आइडेंटिटी है टोटल। और हर एक आइडेंटिटी के अंदर 2 फंक्शन है। टोटल कितने फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? जो ऋतिक रोशन है वो ऐसे बता सकता है टोटल फंक्शंस, क्योंकि उसके 2 अंगूठे हैं तो ऐसे वो 6 उंगलियां दिखा सकता है। तो टोटल फंक्शन है जितना ऋतिक मैक्सिमम एक हाथ से बता सकता है, 6 हैं। और एक आइडेंटिटी में 2 यूजर हैं तो टोटल 3 ही आइडेंटिटी हैं। ठीक है, हाँ ज़्यादा नहीं है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो हम आगे सीखेंगे तो ये समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना। secant स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेंगे। तो भैया ये क्या है secant थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन क्यूब थीटा बाई कोस क्यूब थीटा। एक साइन से एक कोसेक कट जाएगा, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हम आइडेंटिटीज से कैसे क्वेश्चंस को करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस क्यूब थीटा है, तो कोस को मैं कोस स्क्वायर थीटा रखूँगा, एक कोस को ऊपर भेज दूंगा secant थीटा। आगे ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। यहाँ से मैंने secant थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा = secant स्क्वायर थीटा। तो secant थीटा × secant स्क्वायर थीटा = secant क्यूब थीटा। और secant थीटा की वैल्यू है भाई साहब ये, सॉरी secant थीटा की वैल्यू है भाई साहब ये स्क्वायर की है ना, √2 माइनस ई स्क्वायर। तो अगर क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसकी पावर हो जाएगी 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। आगे वी विल बी डूइंग ऑल दिस स्टफ, टेंशन मत लो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं आपको लेंदी वे से बता दूं, लेकिन मैं लेंदी वे से उनको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त लेंदी वे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको छोटा वे आगे बता दिया जाएगा। हम चीज़ों को सीख रहे हैं। 2 तरीके हैं मेरे पास। एक तो अपने पास तरीका है कि भैया आपको मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिखा दूं। ये देखो भूतेश कितना फास्ट करता है, भूतेश तो फास्ट करेगा ही, क्यों? क्योंकि इतने साल से लगा है इस काम के अंदर, वो क्यों नहीं करेगा फास्ट है? दूसरा है कि मैं फास्ट करूं या स्लो करूं मुझे उससे कोई मतलब ना हो, बस मुझे मतलब हो कि मैं आपको सिखा दूं। तो हम इस पाथ पर चलेंगे, इसी के अंदर मज़ा है, मुझे भी और आपको भी, दोनों को इसी के अंदर मज़ा है। ये नहीं कि मुझे उसमें मज़ा है, मुझे उसमें क्या मज़ा है, 10वीं तक का मैथ है, लोगों के आगे हवा बनाने में क्या मज़ा है, उनको सिखाकर सुकून मिलता है कि ये देखो 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 तुम्हें भी आ गया ऐसे। तो भैया इसका हम कर चुके हैं, दैट इज ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए जी, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर tan a एंड tan b इज, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उनके अंदर a और b यूज किए गए हैं। मान लो जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मान लो ट्रायंगल का क्वेश्चन है और a b c यूज किए गए हों, आपको ट्रायंगल a b c बता दी हो और आपको लगे कि भाई ये a b c कहाँ से आ गए, तो अपनी मैथमेटिकल कन्वेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है। मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भैया एंगल a के सामने वाली साइड को हम a मानते हैं, एंगल b के सामने वाली साइड को स्मॉल b और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपस की बात है अपनी।
मैथमेटिशियंस की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो ए बी सी है वो पक्का ये साइड्स की लंबाइयाँ यूज हुई हैं, और ये नहीं है कि ए किसी भी साइड को ले लोगे ए बी सी ऐसे, ना 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 ना। ए के सामने आपके घर की ट्रायंगल नहीं है ये, ए के सामने स्मॉल ए लोगे, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर ये सी और ये सी, ये दोनों तो, ये आपने छोटा लिखा है ये बड़ा, देखो जो एंगल होते हैं वहाँ पर कैपिटल यूज होते हैं, साइड के लिए स्मॉल, ये तो सेम है, ये तो छोटा है नहीं भैया। हमेशा साइज़ की बात नहीं होती, वो उम्र में छोटा है यहाँ पर, ठीक है, साइज़ में सेम हो गया कोई दिक्कत नहीं, हाइट बढ़ जाती है कई बार बच्चों की ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने क्या बताना है, द इक्वेशन, वो इक्वेशन बतानी है हुज रूट्स आर 10a एंड 10b, जिसकी रूट्स 10a एंड 10b हो, एक समीकरण बताना है। तो इक्वेशन आप कब बता सकते हो, अगर आपको इक्वेशन का सम ऑफ रूट मिल जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाए, तो आप इजीली इक्वेशन बता देते हो। आपको पता होगा, मैंने आपको इक्वेशन में सिखाया गया है कि कोई भी इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक तो है 10b और एक है 10a। तो सम ऑफ रूट्स क्या होएगा दोस्त, सम ऑफ रूट्स होएगा 10a प्लस 10b, ठीक है जी। तो वहाँ से देखो 10a क्या है, 10a एंगल a को लेते हुए, एंगल a के कोरस्पॉन्डिंग, इसके लिए टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होएगा, लंब होएगा बिल्कुल इसके सामने a, और इसके लिए बेस क्या होएगा, ये इसके पैरों में जो है a अपॉन बी। ऐसे ही 10b इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने, बेस इसके पैरों में, b अपॉन ए। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और फिर थोड़ी देर में आपको पता चलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पता है कि नहीं पता है। तो ये है जी सी स्क्वायर अपॉन ए बी। जब आप ऑप्शंस के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा भाई साहब ने सी स्क्वायर यूज़ कर रखा है, पहले हो सकता है ना अभी पता लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा भाई, एक रूट है 10a, दूसरी रूट है 10b, सम ऑफ रूट्स क्या होएगा 10a प्लस 10b, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा 10a इंटू 10b। अब 10a की वैल्यू क्या है, 10a की वैल्यू है a बाई बी, और 10b की वैल्यू है b बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो क्या अब आप इक्वेशन लिख पाएंगे, जी हाँ बिल्कुल लिख पाएंगे। तो लिख दें ज़रा, तो लिख देते हैं। तो देखो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये रहा भाई सम ऑफ रूट्स, सी स्क्वायर बाई ए बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है भाई, 1 इज इक्वल टू 0। अब एग्जामिनर क्या करेगा, पूरी इक्वेशन को ए बी से मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज उसे सुंदर इक्वेशन पसंद है। ए बी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इट इज ऑप्शन डी, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया, आ जाना चाहिए समझ में। कहते हैं कि जब मैं सिखा रहा हूँ, व्हेन यू आर लर्निंग द कंसेप्ट्स, तो सबसे पहला केस हो सकता है, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, देखो भाई अगर आपने बचपन में पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, तो उन दोनों का फल तो आप ही भुगतोगे। पाप और पुण्य से क्या मतलब है, अगर स्कूल के अंदर मज़े उड़ाए हैं तो भी आप भुगतोगे, स्कूल के अंदर मेहनत की है तो भी आप भुगतोगे। हो सकता है कुछ लोगों ने स्कूल के अंदर मज़े ना उड़ाए हों, वो ऐसी सिचुएशंस में फंस गए हों कि वो ना पढ़ पाएँ, बट सिचुएशन आपकी है, किसी न किसी तरह आपको ही निकलना है, आपके सामने एक चुनौती है, क्या करें। तो 3 तरह के स्टूडेंट रहेंगे अपने सामने। एक ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो खुद मेरे, जब मैं समझाऊंगा साथ के साथ और जब मैं क्वेश्चंस दूंगा, वो 70% प्लस क्वेश्चंस कर लेंगे खुद ही मेरे समझाने से पहले। हाँ, फिर वो सॉल्यूशन देखेंगे तो हो सकता है सॉल्यूशन में उनको बेटर सॉल्यूशन मिल जाए, बट वो कर लेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 40% से 70% के बीच में, अब ये कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 60, 70, कुछ भी, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि वो आधे के करीब क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो 80% कर लेंगे, मतलब 70% प्लस कर लेंगे, कुछ 40% प्लस कर लेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 10% प्लस ही क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये क्या है,
ये ऐसी सिचुएशन में है कि इनको पहले आता है कुछ ठीक ठाक है, ये बेचारे मॉडरेट हैं, इनको बीच में चीज़ें आती हैं, ये बेचारे थोड़े से रद्दी मान लो आप। देखो जो सच्चाई है वो है, मतलब फिलहाल वो कंपटीशन के अंदर नहीं है। बट कुल मिलाकर बात ये है कि रेस यहाँ से लेकर, और रेस ऐसी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कभी गड्ढा है, कभी खाई है, कभी प्लेन है, कभी कांटे हैं, यहाँ तक है। रेस इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो कुछ लोगों ने पहले मेहनत कर रखी है, जैसे टाइप ए के लोग, मान लो टाइप ए के लोग यहाँ पर हैं, टाइप बी के लोग यहाँ पर हैं, जो टू नंबर लोग हैं वो यहाँ पर हैं, और जो एक नंबर के लोग हैं जिन्होंने निकम्मापन दिखाया है कभी कभी लाइफ में, मान लो ए से वहाँ तक जाना, तो वो यहीं पर हैं। तो कुल मिलाकर ये तीसरे नंबर के लोग थे ना। हाँ, तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप कैटेगरी नंबर 1 में हो तो आपके लिए मेरा संदेश ये है कि ज़्यादा मत उछलो, रेस बहुत लंबी है भाई साहब, अभी काफ़ी दूर हो आप आगे हो बट काफ़ी दूर हो, खरगोश की तरह सो गए तो कछुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है, टाइप नंबर 2, ठीक है भाई साहब, जैसी भी बात है आप कर सकते हो। आप, मैंने आपको बोला ना मैराथन है ये, स्प्रिंट नहीं है। और टाइप ए भाई साहब, आपको सबसे ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि क्या होएगा अगर आप लाइब्रेरी में बैठोगे या पड़ोसी से खुद को कंपेयर करोगे, तो हो सकता है वो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कर रहा हो, अगर आपने बचपन में आपका मैथ्स वीक है। तो आपके लिए सिर्फ यही संदेश है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, कि आप कर सकते हो। हाँ, जोर आपका लगेगा, आपको ये डिस्टेंस मान लो वो वहाँ से स्टार्ट कर रहा है, आप यहाँ से कर रहे हो, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आप कर सकते हो। ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, मुश्किल थोड़ा आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट लेकर चलना है, ये आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, लोग अलग अलग सिचुएशन पर होंगे, उस हिसाब से ही लाइक सबके लिए जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो थोड़ी सी अलग ही होगी, समझ रहे हो, सबके लिए अलग होगी, सबका बेस अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, फैमिली के अंदर मान लो सबका माइंडसेट अलग है, अब तक उन्होंने जो सिचुएशन फेस की उनसे उनका माइंडसेट बन गया, चीज़ों को वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इन चीज़ों में फ़र्क है हर एक बंदे की। सबकी एटीट्यूड, मतलब वही चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने का भी मान लो एटीट्यूड में फ़र्क है, कोई चीज़ों को किस वे में लेता है, कोई किस वे में लेता है, तो सबकी जर्नी अलग अलग होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी भी चीज़ की लाइफ के अंदर। तो दूसरों से आप 100% कंपैरिजन नहीं कर सकते, छोटा मोटा आइडिया ले सकते हो, किसी से छोटा मोटा सीख सकते हो, ये नहीं है कि टॉपर ने जो कह दिया 100% लगा दिया, ना 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 ना, सीख सकते हो आप, ये है मामला। अगला क्वेश्चन आपके सामने CDS के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ यूज़ होगी, आपको मैं बता देता हूँ क्या चीज़ यूज़ होगी, जो मैंने अभी तक नहीं बताई है उनमें से एक चीज़, साइन 20 डिग्री को, साइन को आप कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, बस एक ही शर्त है, इस एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं आगे आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना देख लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, भैया साइन 30 डिग्री को आप कोस में लिख सकते हो, बस इस एंगल को 90 में से 30 गए 60, ठीक है। साइन 10 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ, ये एक बार ही ज़रूरत पड़ेगी, मैं कई बार बता रहा हूँ, एक बार ज़रूरत पड़ेगी, वो भी तब पड़ेगी अगर आप कोस में आंसर को चाहते हो तो, अदरवाइज साइन में भी आंसर निकल सकता है। और ये एक्चुअल CDS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, ये नहीं है मैंने बनाया है। करें इससे पहले आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, उसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। अज्यूम द अर्थ टू बी ए सफियर ऑफ रेडियस r, उसने बोला है कि मान लो जो धरती है वो सफियर है और उसका जो रेडियस है वो r है। उसने ये बोला कि एक सफियर है, यानी कि एक गोला है, इसका जो रेडियस है वो r है, लेट दिस बी कैपिटल R, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ लैटिट्यूड 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड का सर्कल है, तो जो लैटिट्यूड का सर्कल होएगा वो कुछ इस तरीके से होएगा दोस्त, ऐसे सर्कल हैं अपनी धरती पर। मैं पहले सोचता था कि ये सर्कल किसने बनाए, मतलब इतने बड़े बड़े सर्कल क्यों बनाए, क्या ये टेढ़े तो नहीं हो गए होंगे, इतना बड़ा प्रकार तो आया नहीं होएगा, पर चलो टेढ़े होने के काफ़ी चांसेस है, बीच में नदी आ गई होगी तो सर्कल कैसे दिखेगा। फिर बाद में मुझे पता चला ये सर्कल इमेजिनरी हैं, लोगों ने अपने दिमाग में बना रखे हैं, तब डाउट क्लियर हुआ, मतलब अपना दिमाग ऐसे ही चलता था।
मतलब बहुत ही अजीब मेरे डाउट रहते थे, मैं टीचर से पूछता नहीं था बस। ये हिस्ट्री विस्ट्री को लेकर भी मतलब ऐसे अजीब अजीब ही डाउट रहते थे, क्या ही बताऊँ आपको, हैं। तो क्या बोला इन्होंने, हाँ ऐसे डाउट रहते थे कि माउंट एवरेस्ट को ये बता रहे हैं इतनी है माउंट कि 8,000 इतनी कुछ इस माउंट एवरेस्ट की लंबाई है। मैं क्या अगर कोई बंदा जाकर कुल्हाड़ी या हथौड़ा लेकर थोड़ी सी चोटी को तोड़ आए तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई 2 फुट नीचे हो गई है। बंदा चोटी को तोड़ आ गया है हथौड़ी लेकर, हैं? या कभी बर्फ़ जम जाए तो 1 फुट की तो फिर तो वो ऊंची हो गई है। पता नहीं अजीब अजीब ऐसे डाउट रहते थे। बट ऐसे डाउट अब बताओ कौन पूछे। तो ये 40 डिग्री साउथ एक सर्कल है। उसने बोला है कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस आपने बताना है। तो ये खेल क्या चल रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसके लिए थोड़ी सी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। आपका भाई जब चीज़ों को समझता है अच्छे से समझता है, तो थोड़ी मोटी हमने ज्योग्राफी पढ़ी तो ठीक ठाक समझ लिया था। ठीक है, तो मामला क्या है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। मामला ये है मेरे भाई कि कुछ इमेजिनरी सर्कल्स अपनी धरती के ऊपर, लेटीट्यूड, इनको शायद हिंदी में अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, ये सेंटर में नहीं बनाए है ना, लेट दिस बी दी सेंटर। धरती एक सफेरिकल चीज़ है और हमने ये इसके सेंटर मान लिया है। ठीक है, तो इस सफियर का ये सेंटर है और इसके चारों तरफ जो हम सफियर के बिल्कुल बीच में जो घेरा बनाते हैं ना, जो सबसे बड़ा सर्कल है, जो इसके डायमीटर, इस गोले के डायमीटर के थ्रू पास होता है, उसको हमने बोल दिया है, क्या बोल दिया इसको, इक्वेटर बोल दिया है। इक्वेटर, इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे ध्यान नहीं आ रहा। सबसे बड़ी जो धरती पर ये सबसे बड़े सर्कल की है जो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो उसके बाद ये, ताकि हम हमारी जो ट्रैवलिंग है वो आसान हो जाए हैं, ऐसे कुछ सोच के साथ हमने क्या किया, देखो ज़रा ध्यान से, हमने यहाँ पर ये एक राइट एंगल बनाया। ये राइट एंगल बनेगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर गए, और ये कितने डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। जी हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने ये किया, इमेजिनरी हैं ये सारी चीज़ें, ताकि हम अपनी लोकेशन बता पाएँ, सब कुछ हम बता पाएँ जब भी हमें ज़रूरत पड़े। तो ये 90 डिग्री है, इसको हमने 90 हिस्सों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4, ऐसे छोटे छोटे 90 हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में, तो टोटल 90 हिस्से बन जाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया दोस्त, उसके बाद हमने ये किया, कौन से रंग का मैं यूज़ करूँ अब, ग्रीन का कर लेते हैं, जैसी भी बात है। देखो उसके बाद ये जो सबसे पहली डिग्री है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये मान लो धरती है, ये आपकी इक्वेटर है, ये पहली डिग्री यहाँ से आई थी, यहाँ पर हमने एक सर्कल इमेजिन कर लिया, यहाँ पर हमने एक सर्कल इमेजिन कर लिया, यहाँ पर हमने एक इमेजिन कर लिया सर्कल। ठीक है, जैसे एक मेंसुरेशन, मेंसुरेशन बोल रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट के अंदर आप बता पाते हो ना कि ये पॉइंट जो है ये एक्स पर तो 3 का डिस्टेंस कवर कर चुका है, हाइट के ऊपर 2 का डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो इसकी लोकेशन आप बोलते हो 3-2। तो 3-2 लोकेशन किसी ने बोली तो यही लोकेशन है यूनिक। अगर कोई बंदा बोलेगा -1 और -2 ऐसे, तो -1 एक्स एक्सिस पर माइनस और वाई पर -2, तो ये लोकेशन की वो बात कर रहा है, -1 -2 ऐसे। ऐसे ही हमने धरती के ऊपर क्या कर रखा है, हमने धरती के ऊपर ऐसे जाल इमेजिन कर रखा है, ऐसे है, ऐसे एक ग्रिड बना रखा है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वैसे ही हमने धरती के ऊपर ग्रिड बना रखा है, ताकि हमें लोकेशन देने में आसानी रहे कि अभी मैं इस लोकेशन पर हूँ। आपकी लोकेशन जो है वो ऐसे ही बताई जाती है धरती के ऊपर। ठीक है, तो मान लो ये इक्वेटर है, यहाँ से ये अपनी मेन वाली लाइन है, इससे ऊपर जो चीज़ें हैं उसको हमने बोला है नॉर्थ। तो ये जो पहली लाइन होएगी, ये पहली, इसको हम बोलेंगे, देखो जी 1 डिग्री ऊपर है, 1 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर जो सर्कल बनेगा ऐसे, दिख रहा है, हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री नॉर्थ का लेटीट्यूड वाला सर्कल है, अक्षांश रेखाओं वाला वृत्त है। ऐसे ही अगर आप साउथ में आ जाओ, साउथ में भी तो आप ऐसे कर सकते हो, साउथ वालों को भी तो बेचारों को घूमना है, ऐसा थोड़ी है नॉर्थ वालों को ही घूमना है। तो नीचे ये जो राइट एंगल बना है इसको भी हमने बांट रखा है ऐसे, और ये धरती पर जाकर फिजिकली रेखाएं नहीं खींची हैं, अगर किसी के दिमाग में मेरे जैसे डाउट आ रहे हो।
तो ये क्या है, दिस इज 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ। ऐसे ही जो 90 डिग्री है वो क्या है, वो साउथ पोल है। 90 डिग्री, यहाँ पर कोई सर्कल नहीं बनेगा, एक बिंदु होगी, ये लो जी पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। ऐसा कुछ मामला है अपना धरती का। तो अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो चीज़ समझ गए, ये 40 डिग्री साउथ वाला है मामला। तो अगर ये 40 डिग्री साउथ वाला मामला है, मेरे को देखो, मेरे को पर्सनली क्वेश्चन पसंद आया जी, अपन को मज़ा आया कि थोड़ी सी मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज यूज़ हो रही है और एक्चुअल क्वेश्चन है। तो 40 डिग्री साउथ वाला सर्कल है, तो आपको पता है कि यहाँ से 40 डिग्री नीचे जाकर बना होगा पक्का। अभी मैंने आपको गेम तो सारा बताया, 1 डिग्री नीचे, यहाँ से अगर एंगल है तो 1 डिग्री वाला सर्कल, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, तो 40 डिग्री नीचे 40 डिग्री साउथ का सर्कल बना। तो फिर ये बचा कुचा एंगल कितना बन गया है, क्योंकि हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल की तलाश रहती है जी। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर ABC में, है जी। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 50, बिकॉज ये पूरा 90 मैंने आपको बताया जी, हाँ ये 50। और इस वाले सर्कल का हमसे रेडियस पूछ रखा है, यानी कि BC की लेंथ पूछ रखी है इस ब्लू सर्कल का रेडियस, तो वो मैंने मान लिया स्मॉल r, ठीक है। अब A से लेकर O तक अगर कैपिटल R है, तो A से लेकर C तक भी कैपिटल R है, ये भी इसी गोले का रेडियस है बेचारेगा, A से लेकर C तक, जी हाँ। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर आपको स्मॉल r निकालना है, यानी कि हमें ये एंगल पता है, इस एंगल के हिसाब से, या फिर आप ये कर सकते हो, बहुत ही उम्दा। अगर ये, फिर तो आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पहले मैं इसके रिस्पेक्ट में सोच रहा था कि आप निकालोगे। अगर ये 50 है 90 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा। ये 50 है 90 है तो ये 40 होएगा कि नहीं होएगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, जी हाँ। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, 40 डिग्री वाले के रिस्पेक्ट में, ये R जो है क्या है, आप बोलोगे जी ये तो बेस है, 40 के पैरों में है, बेस है, और 90 के सामने R है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, देखो आपको बेस का पता है, आपको हाइपोटेन्यूज का पता है, यानी कि बेस निकालना है, कोस थीटा यूज होएगा। तो कोस 40 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, R अपॉन R। और हमें ये R तो निकालना है जी, ये R ऊपर जाएगा तो इट विल बी R कोस 40, ठीक है। तो मैं स्मॉल r निकालना था, तो दैट विल बी R कोस 40 डिग्री, एंड दैट्स इट ऑप्शन। हाँ, वो मैंने आपको क्यों बताया, पहले मैं ऐसे सोच रहा था कि इस 50, बिकॉज भैया मेरे को तो सबसे पहला जो एंगल मिलेगा मैं उसी को पकड़ कर निकाल देता हूँ क्वेश्चन, बाद में फिर देखते हैं 40 50 क्या दे रखा है। तो अगर हम 50 को लेकर बनाते हैं, तो 50 के सामने R क्या है, परपेंडिकुलर है, 50 के सामने R क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है। तो इस 50 को मैं क्या लिखता, मैं इसको लिखता साइन 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R साइन 50। फिर मैं देखता कि ऑप्शन के अंदर साइन तो है ही नहीं, साइन 50, फिर मैं इसको क्या करता, साइन 50 को मैं cos 40 में बदलता, cos में बदलता, 90 में से घटाता, फिर मैं इसको मार्क। तो आप कैसे भी इसको कर सकते हो। अच्छा लगा ना क्वेश्चन।